आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। अभी तक आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ाया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ाया है। आज हम लोग कंसंट्रेशन सेल पढ़ने वाले हैं, जिसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। आप वो वीडियो देख चुके होंगे। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। नाम जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल, नाम से ही पता चल रहा है कि इस सेल के अंदर जो खास इंपॉर्टेंस है वो उसके कंसंट्रेशन का है, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का है। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। कंसंट्रेशन सेल में सेम मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड सिमिलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा मेटल यूज होगा वो भी दोनों ही इलेक्ट्रोड्स में सेम होगा, और जिसमें उनको डिप किया जाएगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे वो दोनों भी सिमिलर होंगे। तो दिक्कत की बात यह है कि अगर दोनों ही इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेम होंगे हर एक मामले में, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल का तो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। और अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, फिर किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, क्यों किसी का ऑक्सीडेशन होगा, क्यों किसी का रिडक्शन होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में एक चीज डिफर करेगा, वो है इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। आप ऐसे समझो कि मान लो कि आपको ब्रीफली बता रहा हूं जनरल एग्जांपल, फिर आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी लेके बताऊंगा कि मेटल है और ऐसे लिखते थे ना हम लोग, ये देखिए ये हमारा एनोड साइड है और इधर हम लिख देते हैं कैथोड, मेटल N+। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारा, आप देखो ये सॉलिड है एक्वस, ये एक्वस, इधर सॉलिड हमारा, बीच में हमने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप देखो मेटल है और मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, N पॉजिटिव चार्ज। तो इसने N इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और वही N इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए और किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटल में। डिफरेंस यही है कि यहां जो मेटल है ना, मेटल आयन जो दिख रहा है, जो आपको एक्वस नजर आ रहा है, इसका कंसंट्रेशन आप क्या मान लो, C1, और इस दूसरे वाले का कंसंट्रेशन हमने क्या ले लिया, C2। ठीक है, कंसंट्रेशन पहले वाले का C1 ले लिया हमने और दूसरे वाले मेटल आयन का कंसंट्रेशन C2 ले लिया। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, और यहां पे C1 और C2 जो है वो दोनों इक्वल नहीं है। समझ में आ रही बात। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे याद रखनी है कि यहां पर C1 जो है वो लेस होना चाहिए किससे, C2 से, क्योंकि जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उस इलेक्ट्रोड पे आप ऑक्सीडेशन देखोगे, उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, और जिस आप इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन ज्यादा देखोगे इलेक्ट्रोलाइट का उसके अंदर, उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो किस मामले में डिफरेंस है, दोनों के जो मेटल्स हैं वो सेम है, दोनों पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें उनको डिप किया गया वो भी सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन, एक का कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे का कंसंट्रेशन C2 है। ठीक है, तो अभी आपको यह समझना है कि ये किस तरीके से काम करता है और उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन भी देखना है। तो मैं यहां पर आपको ये समझा पा रहा हूं कि जनरल एग्जांपल मैंने लिया है, अब आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के समझाते हैं कि अगर इस तरीके का सेल हो तो उसमें क्या होगा, फिर उस सेल का ईएमएफ हम निकालने के लिए जाएंगे तो उस सेल का ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा, ये सब आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लेने वाले हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आप देखें कि कॉपर का इलेक्ट्रोड हम लेंगे, दोनों ही तरफ हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं। डिफरेंस किस मामले में रखना पड़ेगा, हमें डिफरेंस रखना पड़ेगा दोनों के कंसंट्रेशन के मामले में। ठीक है, तो चलिए इस तरीके का एक बनाते हैं सेल,
जल्दी से, क्योंकि ये तो आपको पहले बताया जा चुका है, तो आई होप आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे कि ये हमारा सपोज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें हमने कॉपर रॉड डाल रखा है। दूसरी तरफ भी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो भी कॉपर सल्फेट का है जिसमें हमने कॉपर का रॉड डाल रखा है, CU रॉड। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि यहां वाले का कंसेंट्रेशन 0.001 m है, ठीक है, और यहां वाले का कंसेंट्रेशन 0.01 m है। तो मैंने इसको इस तरह लिखा जैसा कि आपको बताया कि दोनों का कंसेंट्रेशन अलग अलग रखना है, और जो लोअर कंसेंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कैसा एक्ट करेगा, कैथोड की तरह, सॉरी एनोड की तरह, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जो लोअर कंसेंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोलाइट होगा इस तरफ क्या होगा हमारा, ये एनोड का काम करेगा और इधर काम होगा कैथोड का। मतलब इस तरफ होगा ऑक्सीडेशन और इस तरफ हमारा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन लेवल सेम ना हो जाए, मतलब जब तक C1 इक्वल टू C2 ना हो जाए तब तक ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो C1 C2 अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि C1 लेस देन C2 लेना है। अगर C1 आपने इसका कंसंट्रेशन लिया, C2 आपने उसका लिया, ये तब तक चलेगा रिएक्शन जब तक दोनों का कंसंट्रेशन लेवल सेम ना हो जाए। कैसे, जैसे आप देखोगे कि इस कॉपर रॉड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये धीरे धीरे कॉपर आयन में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन के अंदर आएगा, और इसमें जो कॉपर आयंस होंगे वो कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इसमें कॉपर आयंस बढ़ता चला जाएगा, इसमें कॉपर आयन घटता चला जाएगा, इसमें कॉपर आयन बढ़ता चला जाएगा, इसमें कॉपर आयन कम होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। जैसे जैसे कॉपर आयन बढ़ेगा इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे कॉपर आयन घटेगा इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी तब तक बनती रहेगी जब तक दोनों के कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। जैसे एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो ये बढ़ करके पहुंच जाएगा कुछ आगे, वो घट करके पहुंच जाएगा कुछ पीछे, दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। आपको पिछले क्लास में बताया। तो ये आप देखो इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, एक स्विच भी लगा देते हैं, फिर यहां पर वोल्ट मीटर एक कनेक्ट कर दिया, फिर क्या लगाना होता था याद करो आप, कौन क्या है ये, सॉल्ट ब्रिज है, इसमें KNO3 डाल दिया, प्लस क्या डाल दिया, अगर जेल। ठीक है, K पॉजिटिव, ये सब पता है ना आपको, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, फिर इधर से जैसे एक नेगेटिव चार्ज जैसे उधर गया, उधर से पॉजिटिव इधर आया, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। तो इसे हम लगाते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया गया है। अब आप देखो कि क्या होगा यहां पर, जब इस सेल में आप देखोगे रेडॉक्स रिएक्शन शुरू होगा, तो जो कॉपर इसके अंदर होगा वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और इधर क्या होगा, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर में, है ना। तो इसमें आप देखो जरूर यहाँ पे ऐसा काम करो कि यहाँ कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये किस तरफ का है, ये एनोड के तरफ का है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही कॉपर आयन है। ये किधर वाला है, कैथोड वाला है, ठीक है ना। तो अब हम दोनों को ऐड करेंगे, जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, कॉपर से बना कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, किधर वाला, एनोड वाला, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या बना, कॉपर, किधर वाला, ये कैथोड वाला है, बस आपको पहचानने के लिए लिख रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कॉपर प्लस कॉपर आयन कैथोड, एरो लगाया, यहां पे क्या होगा, कॉपर प्लस कॉपर आयन एनोड, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, कैथोड। इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि जब नर्स्ट इक्वेशन से हम इसका ईएमएफ निकालने के लिए जाएंगे तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, याद है ना आपको, कैसे बनाना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन ऊपर रखना है और जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कहां रखना है, नीचे। क्यों, जो आपको वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया है आपको नर्स्ट इक्वेशन वाले टॉपिक में, वीडियो में, है ना। तो ये अभी हमने क्या किया, कंसंट्रेशन सेल बनाया, इसलिए इसका नाम कंसंट्रेशन सेल है, बिकॉज इन दोनों में सारी चीजें सिमिलर हैं। टेम्परेचर जो है वो भी 298 केल्विन पे ही काम हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज में है दोनों में, वो डिफरेंस किस मामले में है कि दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। और क्या बताया मैंने आपको कि जो लोअर कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोड होगा
विच एक्ट्स एज एन एनोड, और जो हायर कंसेंट्रेशन वाला होगा वो कैसा एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। समझ रहे हैं आप बात को? क्लियर है ना? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कैटायन जा रहा है इधर, इसलिए यहाँ कैथोड लिखा गया है, और इलेक्ट्रॉन उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इधर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और इधर माइनस नेगेटिव चार्ज है। ये सब आपको पहले ही बताया है। हमारा फोकस आज है कंसंट्रेशन पर और कैसे हम इसका ईएमएफ निकालेंगे। इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है कि कैसे हम बना पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको यही वाला सेल दे दे, हाँ ये मैंने आपको बना के दिखाया है, वहां प्रेजेंटेशन के तौर पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे देखिए कॉपर आयन 0.001 एम, और कॉपर आयन, और यहाँ कॉपर 0.01 एम, और आपको कह दिया कि भैया इसका आप क्या निकालो, ईएमएफ निकालो। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इसका ईएमएफ निकालने के लिए डेफिनेटली हम लोगों को नस्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, है ना? तो नस्ट इक्वेशन अगर यूज करना पड़ेगा तो नस्ट इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो हमें देखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास एग्जाम में कि आप इसका ईएमएफ निकाल के बताओ, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का तो है, वो है कंसंट्रेशन का। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन सेल है। तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि अगर आपको ये लिखना है तो आपको वहां पर नस्ट इक्वेशन के हिसाब से तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू चाहिए, नंबर 2 हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने इसमें सर्किट में घूम रहे हैं, उसके बाद हमें थर्ड क्या चाहिए होती है, क्यू की वैल्यू चाहिए होती है। तो हमें यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या है। तो आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, मैं आपको इस पिक्चर को हटाऊंगा और पिक्चर को हटा करके यहाँ पर नस्ट इक्वेशन के थ्रू इस सेल का ईएमएफ क्या होगा वो निकाल के दिखाऊंगा। ओके, बनाइए। आई होप कि आपने बना लिया होगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलिए अब आप देखिए हमारा नस्ट इक्वेशन क्या होता है, एक बार वो हम लोग याद कर लें कि क्या होता है। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन E ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय n log 10 बेस क्यू। तो इसको निकालने के लिए, सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्यू के बारे में जानना पड़ेगा। आप यहां से देखिए कि आपको यहां से देख के पता चल रहा है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो एन की वैल्यू हमारी आने वाली है 2। मैं इसके बाद बना रहा हूं, ठीक है ना? ये वाला मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, एट एनोड, और यहाँ पर एट कैथोड, ये सब तो आप जानते हो ना। तो एन की वैल्यू 2 हो रही है यहाँ पर। उसके बाद क्यू कैसे निकालते हैं, याद है आपको कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको ऊपर रखना है, जो भी एक्वस में है, जो सॉलिड में उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका तो 1 होता है कंसंट्रेशन। तो आप कैसे लिखोगे, कॉपर +2 आयन, इसका जरूर ध्यान रखो कि यहाँ आप एनोड लिखो, कॉपर +2 आयन, यहाँ पे आप क्या लिखो, कैथोड लिखो। अब आप वैल्यूज को प्लेस करो। जो एनोड वाला है हमारा, जो एनोड वाला है वो वैल्यू कितनी है, एनोड पर कंसंट्रेशन याद करो आप कम था, ये अपना एनोड है, लेफ्ट में, राइट में क्या लिखा रहता है, कैथोड। तो 0.001 बाय 0.01 आप यहां से हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब 10 to the power -1। कैसे, ऊपर से 3 जीरो नीचे आ रहा था, नीचे से 2 जीरो ऊपर जा रहे थे, तो 3 जीरो नीचे आ रहे थे, 1 जीरो एक्स्ट्रा बचेगा। ये सब तो आप जानते हो ना, ये सब बहुत छोटा कैलकुलेशन है। तो फाइनली हमने एन की वैल्यू निकाल ली है, क्यू की वैल्यू निकाल ली है। अब नस्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ। और स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होगा इस सेल का वो कितना होने वाला है, 0। अब क्यों 0 होने वाला है इसमें वो सोचिए आप, क्योंकि स्टैंडर्ड केस में जो हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है कि +0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट। तो आप देखो स्टैंडर्ड केस में अगर हम देखें
तो इधर भी कॉपर का इलेक्ट्रोड था, इधर भी कॉपर का इलेक्ट्रोड था। तो सेम इलेक्ट्रोड्स में स्टैंडर्ड केस में अगर सोचोगे तो डेफिनेटली कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का क्या तरीका होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, प्लस 0.34 माइनस 0.34, तो डेफिनेटली जो पूरा सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि हम वो स्टैंडर्ड केस में सोच रहे हैं, इस केस में नहीं जो हमारे सामने है, क्योंकि इस केस में तो हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू नर्स्ट इक्वेशन, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड केस में अभी सोच रहे हैं। तो स्टैंडर्ड केस में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों के सेल में जो भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो क्या, वो तो फिक्स्ड है कि उसका ईएमएफ 0.34 होता है, ठीक है, तो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात तो आप समझ पा रहे हो ना कि अगर स्टैंडर्ड केस होगा तो दोनों के ईएमएफ में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ वो कितना हो गया, जीरो। अब सारे वैल्यूज हमारे पास है, हम उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.0591/2 log 10 raised 10 to the power -1। अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ा होगा नर्स्ट इक्वेशन तो आपको याद होगा कि log 10 raised 10 power -1 तो -1 आगे आता है, log 10 raised 10 की वैल्यू 1। इसको हटा दें थोड़ा, तो आप देखो यहां पे लिख देते हैं, ये जीरो तो हटा ही लो आप, माइनस डिवाइड करोगे 0.0295 और इनटू में क्या लिखा हमने, -1। -1 आगे क्यों आया, क्योंकि सिंस log m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log m, और log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये दोनों ही फॉर्मूला हमने यूज किया कि log ये m है 10 और पावर में n है, ये n कहां आ गया, आगे, और log 10 बेस 10 जो बचा उसकी वैल्यू 1। तो फाइनली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड द आंसर विल बी E ऑफ सेल इज इक्वल टू प्लस 0.0295 वोल्ट। ये हमने इस कंसंट्रेशन सेल का क्या निकाल लिया है, ईएमएफ। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इन चीजों को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको पिछले जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो आपको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ देख लिया और हो गया, आप पहले उसको प्रैक्टिस करो, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखो तो क्या होगा, आपको बहुत ईजी लगेगा कि हाँ इसमें तो मैक्सिमम चीजें ऐसी जो हमें पहले से पता है। क्या डिफरेंस था दोनों इलेक्ट्रोड्स में, डिफरेंस सिर्फ कंसंट्रेशन के मामले में था। जो लोअर कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोड था वो कैसा एक्ट किया, एनोड की तरह, जो हायर कंसंट्रेशन वाला था वो कैसा एक्ट किया, कैथोड की तरह। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, मतलब इनफैक्ट दोनों का जो कंसंट्रेशन किसका, आयंस का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। तो उसी में हमने इसका ईएमएफ निकाला कि सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो सेल के ईएमएफ के लिए हमने नर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, इसलिए किया बिकॉज दोनों का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है ना। तो नर्स्ट इक्वेशन को हमने बनाया, उसके लिए हम आपको रिएक्शन लिख करके दिखाया। आपको रिएक्शन में आपको ये कैथोड ये एनोड मेंशन करना इसलिए जरूरी बताया ताकि आपको पता चले कि कॉपर +2 कौन सा है, ऊपर लिखा है और कौन सा हमने नीचे लिखा है ना। तो इधर कॉपर +2 कौन सा, एनोड वाला, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे रखते हैं। उस हिसाब से हमने यहाँ पे डाला, जो वैल्यूज हमें दे रखी थी वो हमने यहाँ पे डाला। मैंने लिख के दिखाया था क्वेश्चन आपको, तो वैल्यूज हमने यहाँ पे डाला। Q की वैल्यू निकालने के बाद स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0 क्यों हुआ ये भी आपको समझाया मैंने, क्योंकि जब स्टैंडर्ड केस होगा सेम इलेक्ट्रोड है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने जा रहा है। ओके, उसके बाद फाइनली हमने ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर लिया थ्रू नर्स्ट इक्वेशन। आई होप कि आपको चीज समझ में आई होंगी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूज सेल के बारे में, आप इसको ठीक से पढ़िए। थैंक यू।